प्यार भरा नमस्कार आप सबको नम्रता की ओर से। आज मैं आप सबको दीप्ति मित्तल जी द्वारा लिखित एक बड़ी ही प्यारी सी कहानी एक प्रेम की परिणति सुनाने जा रही हूँ। तो आइए सुने कहानी। मैं आज ही महाबलेश्वर पहुँचा हूँ। ताज रिजॉर्ट में अपने कमरे में पलंग पर पसर सुकून की ठंडी सांसें ले रहा हूँ। अमूमन जो सुकून कुछ लोगों को किसी व्यावसायिक दौरे से थक हार कर घर लौटने पर मिलता है, वही सुकून, वही राहत मैं घर से दूर किसी ऐसे ही होटल के कमरे में पाता हूँ। तब ऐसा कमरा मुझे नितांत निजी लगता है। ये कमरा मुझे ऐसा स्पेस देता है जहाँ मैं स्वयं से संवाद कर सकूं, अपनी कल्पनाओं में विचार कर सकूं, अपने अतीत को जी सकूं। ऐसा करना मेरे लिए ज़रूरी है। शायद मैं स्वप्निल लोक में जीने वाला इंसान हूँ। एकांत और महाबलेश्वर जैसे मनोरम प्राकृतिक सौंदर्य का साथ मेरे लिए प्राणदायिनी ऑक्सीजन का काम करता है। मैं आनंदित होता हूँ, खुद को तरोताज़ा महसूस कर रहा हूँ। मैं तो आरंभ से ही सौंदर्य का पुजारी रहा हूँ, चाहे वो प्राकृतिक हो या मानवीय। सुंदरता का अभाव मुझे उदास कर देता है। पता नहीं क्यों, मगर ये सत्य है कि ऐसा आनंद मुझे मेरे घर पर नहीं मिलता। वो घर जिसमें मेरी ब्याहता पत्नी रहती है, जिसके साथ फेरे लिए मुझे पूरे 9 साल हो चुके हैं, उसका नाम अर्पिता है। कभी कभी लगता है समर्पिता होना चाहिए था। एक आदर्श भारतीय ब्याहता की छवि पूर्णतया चरितार्थ करती घर और मेरे प्रति पूर्णतः समर्पिता। फिर भी न जाने क्यों मुझे उस घर से और उस घर में हो रही रोज़ रोज़ की आपाधापी से दूर जाकर सुकून मिलता है। मेरा यहाँ हफ्ते भर रुकने का प्रोग्राम है। काम है मगर कुछ खास नहीं। बस समझिए कंपनी की मेहरबानी है जो रोज़ाना कुछ घंटे की ट्रेनिंग लेने का काम थमा इतनी खूबसूरत जगह भेज दिया। यहाँ काफ़ी बार आ चुका हूँ, सो घूमने फिरने का कुछ खास मन नहीं होता। काम निपटाकर किसी भी हसीन नज़ारे की छाँव में बैठ जाता हूँ। कभी वहाँ घूम रहे लोगों को देख उनका विश्लेषण करने लगता हूँ, तो कभी अपनी ज़िंदगी, अपने अतीत का। आज सुबह जल्दी आँख खुल गई। बाहर लॉन में बिछी हरी हरी घास और उगते सूरज की कोमल किरणों का शरीर पर स्पर्श बेहद सुखद लग रहा है। लॉन में एक सज्जन बैठे हैं, शायद कुछ लिखने में तल्लीन है। टहलता टहलता मैं उनके पास से गुजरता हूँ। वो नज़र उठाकर मुझे देखते हैं और एक परिचित सी मुस्कान बिखेरते हुए हेलो बोलते हैं। मुझे याद आता है कि ये भी उसी बस में थे जिससे मैं महाबलेश्वर आया था। वे मुझे साथ बैठने का निमंत्रण देते हैं। हमें औपचारिक परिचय होता है। पता चलता है कि उनका नाम राकेश है और वे एक लेखक हैं। बाल बच्चेदार हैं मगर यहाँ अकेले ही आए हैं। शहरी कोलाहल और पारिवारिक व्यवधानों से दूर एकांत में कुछ नया लिखने। हम सुबह की चाय और रात का खाना साथ लेने लगे हैं। कहीं ना कहीं मुझे वे मेरे प्रतिरूप से नजर आते हैं, मेरी ही तरह एकांत प्रिय और कल्पनाओं में विचरने वाले। हमें अच्छी मित्रता हो चली है। हर स्तर पर खुलकर विचार विमर्श वार्ताएं होने लगी हैं। ऐसी अनजानी जगह पर मिला एक अजनबी कभी कभी बहुत अच्छा मित्र साबित हो सकता है, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से वो आपको नहीं जानता। अतः आप उससे अपने दिल की हर बात शेयर कर सकते हैं, वे बातें भी जो आप कभी भी किसी से नहीं कह पाते। मुझे भी उन लेखक महाशय में एक ऐसा ही मित्र मिल गया है। आज हम डिनर लेकर बाहर टहलने निकले हैं। थोड़ा टहल कर एक खूबसूरत व्यू पॉइंट पर बैठ गए हैं। आजकल आप क्या लिख रहे हैं? मैंने उनसे पूछा। एक रोमांटिक उपन्यास लिख रहा हूँ, इसलिए तो यहाँ आकर जमा हूँ। इस अनुपम सौंदर्य के बीच ठंडी हवा के झोंकों के स्पर्श से ही रोमांटिक अनुभूति हो सकती है और प्रेम कथा को जन्म दिया जा सकता है। वरना मुंबई की रोज़ तेज रफ्तार मशीनी दिनचर्या और पारिवारिक जद्दोजहद के बीच रहकर तो बस इंसान की मजबूरियों और उसकी दीनहीन परिस्थितियों पर ही लिखा जा सकता है। ऐसे में तो प्रेम जैसा सुखद एहसास भी एक मजबूरी, एक रूटीन लगने लगता है। सच कहूँ तो लेखन एक बहाना है। मैं तो अपनी नीरस जिंदगी और बीवी बच्चों की किट किट से भाग कर यहाँ आता हूँ
ताकि अपनी जिंदगी को अपने साथ भी बांट सकूं। उनकी बातें सुनकर मुझे सुखद आश्चर्य हुआ। कोई और भी है जो मेरी तरह वास्तविकताओं से भाग कल्पनाओं में सौंदर्य तलाशता है। अब मुझे उन लेखक महाशय का साथ और भी सुखद लगने लगा। तभी उस व्यू पॉइंट पर एक किशोर वय प्रेमी युगल अटखेलियां करता हुआ आ पहुंचता है। वो जोड़ा सबसे बेखबर हाथों में हाथ डाले बलखाता सा घूम रहा है और चुहलबाजियां कर रहा है। दोनों व्यू पॉइंट के सिरे पर टाइटैनिक जैसा पोज बनाकर एक दूसरे का नाम चिल्लाते हैं और फिर मधुर हास्य ध्वनियां बिखेरते हैं। हम दोनों की दृष्टि उन्हीं पर टिकी है। देख रहे हैं इन लैला मजनू को? यही दोनों हैं मेरे उपन्यास के नायक नायिका। लेखक खामोशी को बेचते हुए कहते हैं। क्या आप इन्हें जानते हैं? व्यक्तिगत रूप से तो नहीं, मगर हाँ, जानता ज़रूर हूँ। वो हमारे रिजॉर्ट में ही रुके हैं। लड़की अपने परिवार के साथ आई हुई है और लड़का शायद उसके पीछे पीछे। लड़की के परिवारजन उनकी इस प्रेम कहानी से अनभिज्ञ हैं, क्योंकि उनकी उपस्थिति में दोनों अपरिचितों की तरह पेश आते हैं और एकांत पाकर अपनी प्रेम लता को परवान चढ़ाते हैं। उनकी प्रणय लीला में कुछ अपनी कल्पनाओं के रंग मिला कागज पर उतार रहा हूँ। बस उसके बाद तो मेरी दृष्टि भी उस प्रेमी युगल का छाया की तरह पीछा करने लगी है। उनका ये प्रेमालाप मुझे भीतर ही भीतर आनंदित कर रहा है, स्पंदित कर रहा है और मेरे सामने जीवंत कर रहा है अतीत के उन मादक क्षणों को, जब मैंने भी प्रेम की इस मीठी अनुभूति को बड़ी लगन से महसूस किया था। अपने सपनों को किसी की चाहत के सच्चे रंगों से भरा था। रश्मि नाम था उसका। नाम लेते ही लगता है जैसे प्रत्यक्ष सामने आ खड़ी हुई हो। तीखे नयन नक्श, किसी डाली सी बलखाती पतली कमर, सुराहीदार गर्दन, सौंदर्य की साक्षात देवी। चूड़ियों से खनखनाहट करती, कनखियों से मुझे देख मुस्कुराहट बिखेरती षोडशी नवयौवना। मेरी उम्र भी कुछ 18-19 बरस रही होगी उस वक्त। उस नाजुक उम्र में लगा पहला प्रेम बाण क्या निकल पाता है कभी कलेजे से? आज भी आंख बनकर उस सुखदतम समय का एक एक पल जी सकता हूँ। धीरे धीरे उसके पीछे चलना और फिर पास से थोड़ा सा सटकर गुजर जाना। कैसी मादकता, कैसे कंपन से भर जाता था मैं उसके आंचल या हाथ के छू जाने मात्र से। कितनी जीवंत है वो अनुभूति मेरे भीतर, जब मैंने पहली बार और आखिरी बार उसका हाथ थामा था। कुछ समय के लिए जैसे मेरा समस्त अस्तित्व ही उस एक हथेली में समाहित हो गया था। आह, मेरे जीवन के मधुरतम क्षण थे वे। ऐसा एहसास कभी भी अपनी पत्नी के पूर्ण समर्पित संग में भी नहीं पाया। भावावेग की उस चरम अनुभूति के लिए आज तक तरस रहा हूँ मैं। सोचता हूँ अगर उसी कमनीय मनोहरना के साथ जीवन व्यतीत करने का अवसर मिलता तो कैसा सरस होता वो जीवन, किसी प्रेम रस में पगे छंदों सा मीठा। हाय, एक और सुबह कुछ खामोश सी मैं लेखक महाशय के साथ चाय पी रहा हूँ। मन कुछ उदास है। पूरी रात अपनी प्रथम प्रेमानुभूति के साथ गुजारने पर सुबह उससे बिछड़ यथार्थ को झेलना थोड़ा कष्टकारी लगा। लेखक महाशय भी कुछ गुमसुम खोए खोए से हैं। क्या बात है मित्र, कुछ परेशान नजर आ रहे हो? मैंने खामोशी तोड़ी। लगता है मेरा उपन्यास इस प्रवास में पूरा नहीं हो पाएगा। मगर क्यों? मैं उत्सुक हुआ। मेरी कल्पनाओं को छिन्न भिन्न करने मेरी श्रीमती जी आ रही हैं आज रात। स्वर बेहद दुखी था। उनका लाचार चेहरा देख मैं मन में हंस पड़ा। मन अभी से घबरा रहा है आने वाले संकट की कल्पना कर। ऐसा क्यों कह रहे हैं? यहाँ आकर आपने कोई अपराध तो किया नहीं, और फिर वो आपकी पत्नी है, कोई जेलर तो नहीं। यहाँ आना तो नहीं, मगर हाँ, उसे बिना बताए आना अवश्य जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। और ऐसे अपराध होने पर वो ऐसी जेलर हो जाती है जिसकी डिक्शनरी में क्षमा नाम का शब्द नहीं होता। बिना बताए, मगर क्यों? उनके इस दुस्साहस पर मैं भी स्तब्ध रह गया।
तो क्या करूं? लिखना छोड़ दूं? अगर बताकर आता तो क्या वो मुझे अकेले आने देती? मेरे साथ बच्चों समेत टंग जाती और फिर वही क्लेश। मुझे ये दिलाओ, मुझे ये खिलाओ, मुझे यहाँ घुमाओ, मुझे वहाँ ले जाओ। उसकी बातों में रोमांस का र भी नहीं होता। बस कभी बच्चों की तो कभी रिश्तेदारी की, कभी उसकी सहेलियों की और कभी उनके पतियों की बातें चलती जाती हैं और मैं मूक श्रोता समान बस सुनता रहता हूँ। घर पर कितनी बार कोशिश की थी इस उपन्यास का शुभारंभ करने की, मगर हर बार असफल रहा। जब कभी अपनी कहानी के रंग खोजने रोमांटिक कल्पनाओं के इंद्रधनुष पर सवार होता तो एक कर्कश आवाज कल्पनाओं को भेद देती। अजी सुनते हो, दूध खत्म हो गया, जरा ले आओ। पप्पू के स्कूल की बस नहीं आई, जरा उसे छोड़ाओ। आज बाई नहीं आई, आकर जरा हाथ बटाओ। कभी कल्पना किया करता था कि जीवन में एक संगिनी आएगी जो सुबह सुबह इटलाती बलखाती घर भर में घूमेगी और अपनी पायल की मीठी रुन झुन से कानों में अमृत सा घोल देगी। जब रात होगी तो तारों को अपने आंचल में समेटे मेरी राह देखेगी और मेरे रोम रोम को अपने मादक प्रेम के स्पर्श से सराबोर कर देगी। मगर ऐसे हसीन सपने यथार्थ में परिवर्तित होते हैं कभी? तभी तो भागकर आया था, मगर मेरा दुर्भाग्य जाने कहाँ से पता चल गया उसे। लेखक महाशय की व्यथा सुन उन पर थोड़ा तरस आया। मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि शुक्र है मेरी पत्नी ऐसी नहीं। मुझे बाहर जाने के लिए कभी उससे झूठ बोलने या अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मुझ पर अथाह विश्वास है उसे। उसका यही विश्वास यहाँ एकांत में मेरे सुकून को और बढ़ाता है। आज यहाँ मेरे कार्य का अंतिम दिन है, मगर सोच रहा हूँ 2 दिन और रुक जाऊं। आज तो अकेले ही डिनर करना पड़ेगा। लेखक महाशय की श्रीमती जी तो आ पहुंची होंगी और इस वक्त उनकी जमकर क्लास हो रही होगी। मैं खाना खा रहा हूँ, मगर मस्तिष्क लेखक महाशय की ओर लगा हुआ है। मन में एक तीव्र उत्कंठा भर रही है उनका हालचाल पता करने की, साथ ही उनकी श्रीमती जी को नजर भर देखने की। देखने के लिए उत्सुक हूँ आखिर वो क्या बला है जिसने लेखक महाशय को घर से भागने पर मजबूर किया। डिनर की समाप्ति पर मेरे कदम अभिमंत्रित से हुए उनके कमरे की ओर चल पड़े हैं। मैं वहां आसपास बना चहलकदमी कर रहा हूँ। कान और आंखें कमरे की खुली खिड़की पर जम गए हैं। भीतर से रोष और प्रताड़ना भरे कर्कश स्वर आ रहे हैं। लग रहा है लेखक महाशय किसी तूफान के चपेटे में है। खिड़की से दूर एक छवि भी नजर आ रही है, एक आम कस्बाई गृहिणी की छवि। थोड़ी थुलथुल काया, भारी ग्रीवा, मध्यम कद, बिखरे बालों को बेतरतीबी से इकट्ठा कर कस कर बांधा गया जूड़ा, लापरवाही से लपेटी गई साड़ी। वो छवि खिड़की के थोड़ा निकट आ रही है। भरा भरा सा चेहरा कुछ स्पष्ट होता जा रहा है। उसे देखकर कुछ अचरज हुआ। वो चेहरा परिचित सा लग रहा है। कहाँ देखा है याद नहीं आ रहा। तभी मुझे उसमें अपने स्वप्न लोक की नायिका रश्मि की झलक सी दिखती है। मैं खुद को संभालता हूँ। कहाँ वो तीखे नैन नक्श वाली कोमल काया और कहाँ ये स्थूल देह। मगर चेहरा तो कभी कभी 2 अलग अलग व्यक्तियों के चेहरों में समानताएं भी तो हो सकती हैं। चुप करो रश्मि, बस बहुत हुआ। तुम्हारे इसी व्यवहार के चलते मैं तुमसे भागता फिरता हूँ। मैं खुद को समझाने का प्रयास कर ही रहा था कि लेखक महाशय के मुंह से निकले इस नाम ने मुझ पर जैसे वज्रपात कर दिया। मैं लगभग निष्प्राण सा हो गया। लगा जैसे किसी ने मेरे बरसों पुराने स्वप्निल शीश महल को चूर चूर कर बिखेर दिया हो। ये रश्मि कैसे हो सकती है? वो अतुलनीय रूप की धरोहर, वो अंग प्रत्यंग से अदाएं बिखेरती मेरी प्रेयसी, जिसका संग पाने की ललक आज भी पीछा नहीं छोड़ती, जिसके सामने अपनी पत्नी के अथाह प्रेम को भी तुच्छ समझा है मैंने। वो प्रणय की देवी रश्मि इस रूप में एकदम मानवीय, एकदम साधारण।
मेरे मस्तिष्क में लेखक महाशय की करुण व्यथा गूंज रही है, जिसके साथ में कल्पनाओं के आकाश पर उन्मुक्त हो विचरता था। यथार्थ में उसके पतिदेव उससे पीछा छुड़ा भाग रहे हैं। ये कैसी विडंबना है। 16 साल पुराने प्रेम की परिणति हुई भी तो किस रूप में। एक बड़ी प्रचलित उक्ति है, सभी पुरुष एक जैसे होते हैं, तो क्या सभी स्त्रियां भी एक जैसी होती हैं? अपने यौवन काल में अप्रतिम सौंदर्य और मादक अदाओं से युक्त रति देवी पर जब समय और गृहस्थी की जिम्मेदारियां परत दर परत चढ़ती हैं, तो उनका स्थूल रूप भी बदलता है। वो प्रेयसी से पत्नी, फिर एक माँ बनती हैं। कभी परिचारिका बन सेवा करती हैं, कभी आंसू बहा बहा कर सैलाब ले आती हैं, और कभी अपने अधिकारों का हनन होता देख शेरनी की तरह चिंघाड़ती हैं, ठीक वैसे ही जैसे रश्मि इस वक्त चिंघाड़ रही है। मैंने ये कैसे सोच लिया कि 16 साल पूर्व की वो सुंदरी आज भी अपनी उस छवि को सहेजे होगी। मुझे भी तो कितना बदला है इस समयांतराल ने। मैं अपने कमरे में चला आया हूँ। किस मानसिक स्थिति में हूँ उसकी व्याख्या नहीं कर सकता। अपनी समस्त कल्पनाओं को उसी खिड़की के नीचे एक कोने में दफन कराया हूँ। इस वक्त अपना सामान पैक कर रहा हूँ। पहली बार बाहरी दौरे पर अपनी पत्नी को मिस कर रहा हूँ। उसकी याद आ रही है। उसी के पास जा रहा हूँ। और हाँ, मैंने कल्पनाओं में जीना छोड़ दिया है। पहली बार कल्पना से यथार्थ अधिक भला लग रहा है मुझे। तो अभी आप सुन रहे थे दीप्ति मित्तल जी द्वारा लिखित एक कहानी, एक प्रेम की परिणति। दोस्तों, आपको कहानी और मेरा वाचन कैसा लगा? यदि हो सके तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आपको मेरा वाचन अच्छा लगता हो तो मेरे इस चैनल आइए सुने कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर, और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे कि मेरी आगे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।